अरे भाई जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात करूंगा क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान करना है। सुदर्शन चक्र की और कृष्ण भगवान की बात करूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुष्ट खड़े हैं, धर्म तुम्हारी तरफ है, अधर्म सामने है, गांडी उठाओ और मारो। सरेंडर नहीं किया था ट्रंप के कहने से। मोदी जी ने ट्रंप के कहने से सरेंडर किया और अधर्म का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया मोदी जी ने। क्यों दिया आज तक देश को नहीं पता है। मोदी जी 5 किलो राशन देकर आप कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। 5 किलो राशन के पैसे आप पर कैपिटा इनकम में जोड़कर पर कैपिटा इनकम के आंकड़े बनाते हो और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, छीना सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर कर चले गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अंग्रेज गवर्नर को उन्होंने चिट्ठी लिखी जो आज भी लोगों के सामने उपलब्ध है, कोई भी जाके छात्र पढ़ सकता है, जिसमें उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे क्रश करना है, इसका वो सिद्धांत दे रहे थे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले, एक साथ जवाब दीजिएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के भाषण में जो बड़ी बातें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर कही, ऑपरेशन सिंदूर पर कही, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर खादी अब देखनी है महात्मा गांधी की त्याग समर्पण देखना है देश के लिए, तो आप आरएसएस को देखिए, कांग्रेस की टोपी से खादी चली गई है। स्वतंत्रता दिवस की हल्ला बोल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सर झुकाकर नमन। दुर्भाग्य यह है कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे घूमता था, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हों, जो कहते हो कि ज़्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हों, जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, शर्म करो शर्म। देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से और इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। क्या क्या बात कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग, कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई, और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई, लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जिस तरह से आरएसएस को एक एनजीओ बताया, जो कि अपने आप में सरासर झूठ है, भाषा की विविधता की बात कर कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हीं के गृह मंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु के उनके गवर्नर क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, छीना सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर कर चले गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों के ऊपर उन जो वक्तव्य दिए, वो जो सेना कहती है उसके इतर दिए। सेना कुछ कहती है कि हमारे हाथ बांध रखे थे, सेना कहती है हमारी शहादत हुई, पुंछ जिले का डीएम कहता है कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस की मौत हुई उनके शेलिंग से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट में कहा वो पूरी तरह से अलग कहा। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से आज डेमोग्राफी मिशन की बात की गई कि भाई हम डेमोग्राफी मिशन लेकर आएंगे, आप कहते हैं कि साहब वो घुसपैठियों ने हमारे लोकल लोगों के रोजगार ले लिए। देश के प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि घुसपैठिए 11 साल आपकी सरकार चलने के बाद भी हमारे लोकल लोगों की रोजगार छीन कर चले जा रहे हैं? मुझे लगता है केवल और केवल आज भी चुनावी भाषण था।
किसानों की बात की, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा पर डे जो है किसान की आमदनी घट गई। आज बताएं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, इन आपने सब का जवाब परिश्रम वो से देंगे। शुरू किया अंजना जी, परिश्रम शब्द पर बड़ा जोर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परिश्रम जनता के लिए होता है या अपने व्यापारी मित्रों अडानी और अंबानी के लिए होता है? असली सवाल ये। आलोक जी, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। राहुल गांधी जी, एक छोटा सा जवाब इसका जरूर दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको अपना पूरा बोलने दिया। नेता विपक्ष और नेता विपक्ष के रूप में वो पूरा सम्मान खोजते हैं और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, लेकिन ये देश का जश्न था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का निजी जश्न नहीं था। आज आपके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं इस जश्न में शामिल हुए? वजह क्या है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार देखा है कि अपोजिशन के लीडर्स का, अपोजिशन के सांसदों का किस तरह से अपमान किया गया है, चाहे वो लाल किले की प्राचीर के सामने रहा हो, चाहे बाकी कार्यक्रमों में रहा हो। मुझे लगता है यही कारण रहा है और हमने अपने कार्यालय में झंडा फहराया है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने, बीजेपी के भी अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में झंडा फहराया है। ठीक। नड्डा जी ने भी शायद अपने घर पर या कार्यालय पर झंडा फहराया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद का विषय है। इसमें कोई विवाद नहीं है सुधांशु जी, बिल्कुल, जल्दी से किसी बात भी रूप पूरी में कीजिए। कोई विवाद नहीं है। हाँ, ठीक है, दुर्भाग्य जवाब तो दीजिए। यह है कि चोरी की सरकार चलाने वाले लोग, स्वतंत्रता को छीनने वाले लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे ठीक है, इसको कराली बेइज्जती। सरकार का सम्मान आपके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए संघ के सम्मान से आपको दिक्कत हो रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं इन दोनों के देखिए, पास। संघ ने अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान किया कि नहीं किया? सरदार पटेल ने बैन लगाया कि नहीं लगाया? गोडसे संघ की विचारधारा से था कि नहीं था? और सरदार पटेल के नाम पर 11 साल में कोई एक योजना शुरू कर दी हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा। हल्ला बोल 40 मिनट का है अभी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो संस्थान जिसके लिए आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाता है। क्या चोरी करते हैं आप? क्या करते हैं ऐसा काम कि जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज संघ का जो असली काम है वो शिक्षा पर कब्जा करना, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना, यूपीएससी, एसएससी, नीट, वहां पर अपने पिट्ठुओं को बैठाना और पेपर लीक करवाना और नीट जैसे कांड करवाना, संघ का काम ये रह गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। एसआईआर का कल का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बोर्ड पढ़ने के बाद भी आप बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एक स्टेट्समैन के तौर पर आज जो उन्होंने भारत के मुद्दों पर और मतलब एक शक्तिशाली संदेश लाल किले से दिया है? देखिए अंजना जी, मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का भाषण निर्विवाद रूप से एक बहुत अच्छा भाषण था। और जब देश क्राइसिस के दौर से गुजर रहा हो उस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करेंगे और उनकी जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं और जो आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश। सर, आज इस शो के खत्म होने के 1-2 घंटे के अंदर आपके 1-2 फैन क्लब तो बन जाएंगे। लेकिन दो चीजें भाषण को लेके, इनको क्रिटिसाइज करने वाली ट्रोल आर्मी शुरू हो जाए। भाषण को लेके मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक, उस 3 चिंताओं की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो है सुरक्षा की चिंता, समृद्धि की चिंता और संकल्प की चिंता। संकल्प की कमी की वजह से हम जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाए। सुरक्षा, जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है जो हमारे सामने है, और समृद्धि यानी अगर आप आर्थिक विकास नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अगर अंदरूनी तौर पर देखें, जो भाषण में महत्वपूर्ण सवाल क्या था, जो हमने कहा चुनौतियां, आज देश एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती के साथ दो चार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। यू आर राइट ब्रो। तो उसको एड्रेस करने की बात उन्होंने की और उन्होंने साफ तौर पाकिस्तान से कहा है कि आप हमको न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश मत करिए। और ट्रंप को भी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हम किसी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स को लेकर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर शब्द उन्होंने तकरीबन 19 या 26 बार उन्होंने 26 बार जिक्र किया। सुधार को लेकर उन्होंने 20 बार जिक्र किया है। इन दोनों का मतलब क्या है कि भारत जिन आर्थिक संकटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका एक रास्ता है कि भारत को अब विदेशी मामलों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अपने को आत्मनिर्भर करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है जो मैंने कहा इंटरनल क्यों है? 2 उसके पहलू हैं। एक, कहीं ना कहीं जो संघ का नाम आज उन्होंने लिया वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से अंदरूनी
दबाव है जिसकी वजह से पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं और बात तो सही है। जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि संघ का अड़ंगा है। लेकिन जो राहुल गांधी की अनुपस्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक क्राइसिस इस देश के अंदर है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, इसमें जो चूक किसकी है? नहीं, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरे लिए अगर आप ये कहें कि मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराऊं, क्योंकि लोकतंत्र दो पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष। और अगर विपक्ष इस मौके पर नहीं आ रहा है तो इसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते हैं। तो मैंने संघ के संकट की बात की, जो अंदरूनी संकट की बात की, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। एक तरफ मोहन भागवत है जो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। एक तरफ मोहन भागवत है जो लगातार मुस्लिम लीडरशिप के साथ आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं 2024 के समय में मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें घुसपैठिया बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने जिस तरीके से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो एक आत्मस्वीकारोक्ति भी उनके अंदर है। आत्मस्वीकारोक्ति भी इसी बात को लेकर यह है क्योंकि आपने तो घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में बाकायदा कार्यक्रम किया। जब उन घुसपैठियों की पहचान हो गई 20 लाख के आसपास, तो आपने क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? इमोशनल डैम इट। कितनी बार आपने बांग्लादेश के पास गए और आपने कहा कितने घुसपैठिए हमारे आए हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदू आजादी के समय में पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए, मेरी उनके साथ किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने आजादी के समय भारत में रहना पसंद किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है, और उन्होंने ये चुना ना सुधांशु जी, उन्होंने ये चुना कि हमको भारत अपना देश मानना है। मेरे लिए चिंता का सबब यह है कि अगर दो वरिष्ठतम लोग संगीत प्लीज एक मिनट। मेरी चिंता इस बात को लेकर यह है कि अगर एक विचार परिवार के अगर दो शीर्ष पुरुष अगर आपस में लड़ रहे हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की लड़ाई, मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं तो नहीं कह रहा आपकी समझ है, आपकी समझ। अरे मुझे तो बोलने दीजिए ना। तो बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मुझे इस बात को लेके चिंता होती है कि ये जो अंदरूनी संघर्ष है, कहीं ये कोई दूसरा रूप अख्तियार ना करे। ये वैचारिक संघर्ष भी है, ये सांगठनिक संघर्ष भी है और ये व्यक्तिगत ईगो का भी मामला है। सुधांशु छोटा सा फिर आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि सुधांशु जी थोड़े इतिहास के विद्यार्थी एक चीज भूल जाते हैं। जब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके विरोध में दिल्ली चलो का जो नारा आया था, उसमें अल्लाह बख्श सिंह ने जो रैली की थी, वो जिन्ना की किसी भी रैली से सबसे बड़ी रैली थी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस बात की ओर इशारा नहीं करते कि जो नॉर्थ इंडिया के से जो मुसलमान यहां से गए, सिर्फ 2% मुसलमान वहां गए थे। और आज की तारीख में आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। देख, अब मैंने आपको बीच में नहीं बोला। संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मुझे आपके हर बात अगर आपको लड़ाई करनी है आप सड़क पे जाइए सर, स्टूडियो में जगह नहीं है। लेट हिम कंप्लीट। आप हाथ उठाइए। उन्होंने हाथ उठाया। देखिए, बार-बार सर उन्होंने हाथ उठाया ना, उनको मौका मिला। आप हाथ उठाइए प्लीज। कि जिस आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 1940 में जिस पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करने वाला जो शख्स था, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठ के सरकार बना रहे थे। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, फिर आप गलत है। नहीं, देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। नहीं बोलता हूं। जल्दी से 2 लाइन में पूरी कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अंग्रेज गवर्नर को उन्होंने चिट्ठी लिखी जो आज भी लोगों के सामने उपलब्ध है, कोई भी जाके छात्र पढ़ सकता है, जिसमें उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे क्रश करना है, इसका वो सिद्धांत दे रहे थे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले, एक साथ जवाब दीजिएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं दोनों से लूंगी। बोलने दीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे। आज बहुत अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। जरा बोल को चिट्ठी लिखी थी। अरे कौन करो क्विट इंडिया मूवमेंट पार्टीशन माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान देखो आप। पूरा देश जानता है भारत छोड़ो आंदोलन का आरएसएस ने किस तरह से पीछे से छुरा घोंपने का काम किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। लेकिन आज का विषय वो नहीं। गजब बेइज्जती है। आज का विषय जो है वो मोदी जी की स्पीच है। मोदी जी हर बार भाषण में, आज उन्होंने एक नया 2035 का आंकड़ा दे दिया, 2047 का, और तमाम आंकड़े इस तरह के दे देते, पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। आज उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना का ऐलान कर दिया है।
अरे महाराज, 1 लाख करोड़ रुपया बजट में कहीं रखा था आपने बजट में भी ऐलान किया था 15 अगस्त को, फिर वही ऐलान कर रहे हैं आप। ये ऐलान करना बंद कीजिए आप। सबसे पहली चीज, न्यू नॉर्मल की बात की, जिस न्यू नॉर्मल में ट्रंप सीज फायर कराता है, रूस से जो कच्चा तेल आता है उससे हमारे व्यापारी मुनाफा लेते हैं और टैक्स जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। न्यू नॉर्म है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लोगों को डराकर वोट मांगने का काम करता है। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची देश को नहीं पता, पहलगांव पे मुझे वोट दे दीजिए। आज न्यू नॉर्म यह है कि मणिपुर का मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन कमीशन मेरी चोरी की सरकार बनाएगा। पंचायत जनता माफ नहीं करेगी। चुनाव की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में खोलने पड़ेंगे और नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन पूरा देश और पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करे, बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए। न्यू नॉर्म यह है कि आप पूरी तरह से ऑल पार्टी मीटिंग से भाग जाएंगे, राज्यसभा में जवाब नहीं देंगे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साल में नहीं करेंगे। आप बताइए कि आप डेमोग्राफी की बात आज कर रहे हैं, जनगणना क्या वो नवाज शरीफ आके कराएगा? यहाँ आपकी सरकार को 11 साल हो गए। अरे भाई कोई सा भी हो, नवाज शरीफ मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र है। अरे भाई मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र वही है पुराने वाला, उसे बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं जनगणना मैं नहीं कराऊंगा। अरे भाई जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात करूंगा क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान करना है। सुदर्शन चक्र की और कृष्ण भगवान की बात करूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुष्ट खड़े हैं, धर्म तुम्हारी तरफ है, अधर्म सामने है, गांडी उठाओ और मारो। सरेंडर नहीं किया था ट्रंप के कहने से। मोदी जी ने ट्रंप के कहने से सरेंडर किया और अधर्म का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया मोदी जी ने। क्यों दिया आज तक देश को नहीं पता है। इसलिए ये जो 103 मिनट का जो आत्मनिर्भर बनने की बात का भाषण दिया गया, मोदी जी 5 किलो राशन देकर आप कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। 5 किलो राशन के पैसे आप पर कैपिटा इनकम में जोड़कर पर कैपिटा इनकम के आंकड़े बनाते हो और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।